ज्योग्राफी का अध्याय 3 पढ़ाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का है और ये कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा। अध्याय 3 में है जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम में काम आते हैं। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं बीपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सभी एग्जाम में मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी अगर जो पढ़ के जाते हैं उनका रिजल्ट होना निश्चित है कि मैं लिख कर देता हूँ, ये मैं बोल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ऑल सब्जेक्ट मैनेज करता है और अच्छे से देता है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो सोचने वाली बात है भाई, दोनों महाराष्ट्र में है लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई में होता है और पुणे में कम। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पवनाभिमुखी के कारण होता है। क्या होता है? पवनाभिमुखी, हवा वाला। पुणे जो है तथा नागपुर, पुणे तथा नागपुर पश्चिम घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी ढाल पर है। क्या है? देखिए, एक पवनाभिमुखी है, एक पवनाभिमुखी है, दोनों अलग है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात यह है कि विशिष्ट छाया प्रदेश में स्थित है। तो ये तो हम जान गए कि पवनाभिमुखी है, विमुखी लगा हुआ है, देखिए वी लगा हुआ है, विमुखी है, ढाल पर है, याद रखिएगा, इसलिए वो छाया प्रदेश है। मतलब कि इसका मतलब होता है कि हमारा जो है ढलकाव होने के कारण क्या होता है कि वहां पे जो है एक परछाई की तरह बना हुआ है और उस प्रदेश में ही स्थित है। अब इसके बारे में हम और भी जानकारी देंगे, लेकिन आगे आगे पढ़ लेते हैं। तो हम बता देंगे विशिष्ट छाया प्रदेश है क्या, मतलब क्या है उसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो आगे जानते हैं आगे, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आप ऐसे समझ जाइए कि इतना जरूर समझ जाइए कि ये जो विशिष्ट छाया प्रदेश है इसका इंग्लिश में है रेन शैडो एरिया, जिसमें बारिश का जो है एरिया जो है एक कुछ बोले परछाई की तरह, मतलब विशिष्ट छाया प्रदेश में इस क्षेत्र की अगर हम देखें, ऊंचाई देखें, ठीक है, ऊंचाई हम देखते हैं तो इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी जो हवाएं चलती है इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचती है। होता है रेन शैडो एरिया, कम वर्षा होती है वहां पे, है ना। वही तो बोल रहा है, मानसून हवाएं इस क्षेत्र में नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं आपको पुणे और नागपुर में। तो अगर आपसे पूछते, अब सुनिए बता देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर कहिएगा कि आप गलत बता दिए। फिर से सुनिए कि पुणे और नागपुर की बात हो रही है, ठीक है, पुणे और नागपुर की बात हो रही है। पुणे तथा नागपुर पश्चिम घाट के पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में है। आगे तो ये जान लीजिए, तो पुणे और नागपुर जो है किस घाट का है? तो पश्चिम घाट का। पश्चिम घाट का कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में है, मतलब पूर्वी पार्ट में है, हिस्से में है। अब पूर्वी भाग में है तो पवन विमुखी ढाल पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम घाट के पूर्वी भाग में जो है, पूर्वी भाग में है तो पवना विमुखी ढाल पर है। क्या है? पवना विमुखी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा विमुखी है, बी लगा हुआ है, आएगा विमुखी जो कि हम ऊपर पढ़े हैं, है ना। तो पवना विमुखी ढाल पर है, याद रखिए ढाल पर विशिष्ट, मतलब विशिष्ट, यहाँ पे विशिष्ट है, विशिष्ट छाया प्रदेश में स्थित है, ठीक है, विशिष्ट छाया प्रदेश में स्थित है। अब विशिष्ट छाया प्रदेश का नाम सुने होंगे तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रेन शैडो एरिया, मतलब वहां पे शैडो मतलब परछाई, परछाई के रूप में है। तो बारिश का जो एक तरह से छाया वाला एरिया है, बारिश को घेरने वाला एरिया है, मतलब ढलकाव होने के कारण क्या होता है कि वहां पवना विमुखी है, पवन विमुखी मतलब ढाल है, ठीक है। पवना विमुखी का मतलब भी बताऊंगा। तो ढाल है, और ढाल के होने के कारण क्या होता है कि विशिष्ट छाया प्रदेश है, मतलब रेन शैडो एरिया है, वहां पे वर्षा कम होगी। अब कैसे होगी, क्यों होगी, कब, अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, इस क्षेत्र में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसून हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ गया? मतलब इन क्षेत्रों में ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है भाई। अब किस क्षेत्र में? विशिष्ट छाया प्रदेश में, मतलब रेन शैडो एरिया में। अब ऊंची ऊंची है, पर्वत चोटी है, और चोटी होने के कारण क्या मानसून हवाएं पहुंचेगी? पहाड़ ही रोक लेगा, टकरा जाएगा। तो भाई इसके कारण वहां नहीं पहुंच पाती है, मानसून हवा नहीं पहुंचती है। अब परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इन क्षेत्रों में कम वर्षा होगी, बात खत्म, मतलब कम वर्षा होती है इसी कारण। और चलिए जानते हैं,
अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई जो है पवनाभिमुखी है, देखिए भी लगा हुआ है, विमुखी ढाल पर स्थित है। तो याद रखना है, पुणे और नागपुर तो हम जान गए पवनाभिमुखी ढाल पर है, लेकिन मुंबई हमारा जो है पवनाभिमुखी ढाल पर स्थित है। और एक तटीय प्रदेश है, और तटीय प्रदेश है मतलब कि वहां पे तो मानसून भाई ठीक है, तो तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इसी के कारण तो मुंबई में अधिक वर्षा होती है, पुणे के हिसाब से पुणे कम होता है। किसी पर्वत श्रेणी के, या सुनिए, किसी पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुखी ढाल मतलब पवन जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है, मतलब हवा जो है जिस ढाल से उतरेगी, मतलब विमुखी मतलब वही हुआ ना, मुड़ जाएगा, मतलब टकराया मुड़ गया, तो वही तो है कि पवन जो है जिस पवनाभिमुखी जो ढाल आप देख रहे हैं, तो वो पर्वत श्रेणी का है। और पर्वत श्रेणी मतलब कि पवन मतलब हवा, हवा जो है जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है, मतलब उसी को कहा जाता है पवनाभिमुखी। अब देखिए पवनाभिमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है, अल्प मतलब कम होती है। अब समझ गए, अब क्यों पवनाभिमुखी? अब पवन जो है क्या होता है, ढाल के सहारे नीचे उतर जाता है। अब सुनिए, अब ये हो गया अल्प होती है, विशिष्ट। अब यहाँ पे है विशिष्ट छाया प्रदेश कहलाता है, इसी को तो विशिष्ट छाया प्रदेश कहते हैं, रेन शैडो एरिया कहते हैं। मतलब कि पवन जिस ढाल के सहारे नीचे उतरता है उसी को विशिष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। भिमुखी ढाल, तो पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है। अब लीजिए, इसमें क्या है कि हवाएं जो है हमारी ऊपर उठती है, इसलिए पवनाभिमुखी है, वो अपना मार्ग की ओर चलता है। मैंने तो बोला था ही कि वो अपना मार्ग को पार करता है, ठीक है। और इसके संघनन से इस भाग में भारी वर्षा होती है। क्या होती है? भारी वर्षा होती है। क्या होती है? भारी वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न क्या है, सुनिए, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम धारा का नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? गल्फ स्ट्रीम धारा का नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, भारतीय प्रायद्वीप की बात हो रही है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। तो हमारा भारतीय जो प्रायद्वीप है वो कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है। तो ये आप जानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप जो हमारा है हिंद महासागर में अवस्थित है, मतलब स्थित है, जिस पर क्या है कि मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा का भी प्रभाव पड़ता है, मानसून का प्रभाव पड़ता है। जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना है, क्योंकि यह जो है महासागरीय धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर बहती है, ये गल्फ स्ट्रीम। समझ गए? और सवाल क्या था? तो सवाल यही था ना कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हम जानते हैं मानसून का पड़ता है, भूमध्य रेखा का पड़ता है, हिंद महासागर का पड़ता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम का नहीं पड़ता। अब गल्फ स्ट्रीम का क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है, ये जो गल्फ स्ट्रीम आप देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं प्रभाव पड़ा क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है, इसलिए। समझ गए? ये हमारे क्षेत्र में नहीं, अटलांटिक महासागर में है। समझ गए? चलिए, बहुत इजी था। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि वर्षा में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा है बताइए? तो 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम, तो हमारा और कोई नहीं होगा, कश्मीर में लेह जो है वह है। तब चलिए जानते हैं। अब देखिए, भारत में 50 सेमी से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा पश्चिम राजस्थान। कम वर्षा वाला क्षेत्र 50 सेमी से कम वर्षा होती है। पश्चिमी गुजरात में भी होता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान चले जाइए, पश्चिमी गुजरात चले जाइए, तो आपको 50 सेमी से कम वर्षा मिलेगा। आप दक्षिणी आंध्र प्रदेश तरफ चले जाइए, दक्षिणी आंध्र प्रदेश चले जाइए, कर्नाटक पठार चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब और जम्मू कश्मीर चले जाइए। ये सब क्षेत्र में जो है आपका वर्षा जो है कम होता है। क्या होता है? वर्षा कम होता है।
समझ गए, लद्दाख हमारा भी है। तो हम जान गए कि अगर बात करेगा 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो हम याद रखेंगे पश्चिम राजस्थान, पश्चिम गुजरात, दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का जो पठार है वो हमारा तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ये सब जो क्षेत्र है इसमें कम वर्षा होती है 50 सेमी से। आगे बात करते हैं, ये क्षेत्र जो है या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या फिर उसकी पहुंच से दूर रहते हैं। समझ गए, मतलब जो मानसून पवन बहते हैं उससे थोड़ा लगता है दूर ही रहते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न सुनिए। चौथा प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई। 15 जुलाई को एक्टिव हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, या देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पवने 1 जून, ठीक है, क्या है यहाँ पे बढ़िया से कर देते हैं, 1 जून तक जो है केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक जो है मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह जो है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसूनी पवनें जो है सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को पहुंचती है। तो आपसे सवाल जो बनेगा, क्या क्या बनेगा सुनिए। आगे तो जान लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो है 1 जून तक कहां पहुंचती है? केरल पहुंचती है, मतलब केरल तट पे पहुंच जाती है। केरल तट पे कब पहुंचती है? तो 1 जून को पहुंचती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें होती है ये हम जानेंगे दक्षिण पश्चिम में होता है। और 10 से 15 जून तक जो है कहां तक मानसून पहुंचती है? तो ये पहुंचती है मुंबई व कलकत्ता पहुंच जाती है। अब यही बात तो है कि 10 से 15 जून तक तो मुंबई और कलकत्ता मानसून पहुंच जाती है। तो संपूर्ण उपमहाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कब होता है? तो यही तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय एक्टिव हो जाती है, मतलब मानसून पवनें बहने लगती है। अब मानसून पवनी की अगर बात करें तो मानसून पवनी जो है पवनें सर्वप्रथम भारत में मानसून जो पवनें हैं सर्वप्रथम बताइए कब पहुंचती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को पहुंच जाती है। तो 25 मई को कहां पहुंचती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये सर्वप्रथम आगे वहां पहुंचती है, उसके बाद फिर फैल जाता है। क्लियर? चलिए, तो केरल, अगर केरल तट पे अगर वर्षा की उम्मीद करते हैं तो 1 जून का वेट कीजिए। अगर 10 से 15 जून तक वेट करते हैं तो मुंबई और कोलकाता जाइए, बारिश का मजा लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या सुनिए, पांचवा है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारत के शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब व तमिलनाडु है। शरदकालीन, शरद मतलब ठंडा का मौसम की बात हो रही। तो हम लोग तो इतना जान गए कि शीत ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है। अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून की बात हो रही है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटने वाला मानसून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर जो है वर्षा होती है। ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी मानसून में तो लौटते हुए मानसून तो तमिलनाडु तट पर तो होगा। और कितना सेमी वर्षा होती है पता है? 65 से 75 सेमी वर्षा होती है। लौटते समय वाली मानसून की बात हो रही है, समझ गए। तो लौटते वाली मौसम ठंडा का समय तो अक्टूबर नवंबर में, तो शीत ऋतु तो हुआ, शीत ऋतु वर्षा बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये हम जान गए कि तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है जो सागरीय तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है, फिर घटते जाएगी। ठीक है, आंतरिक भागों की ओर घटते जाएगी। अब जान लीजिए इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं, इसके अतिरिक्त हम इसके मतलब पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके अतिरिक्त जो है उत्तर पश्चिमी भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ जो है से वर्षा प्राप्त होती है, समझ गए। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ये जान लीजिए। ये पंजाब व हरियाणा जो है क्षेत्र है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत मतलब पंजाब और हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ये जान लीजिए। तो ये भी शीतकाल में होता है उस समय। ये पश्चिमी विक्षोभों की अगर बात करें, उत्पत्ति मुख्यतः जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिमी ओर बढ़ते हैं। और करेगा, ठीक ना। भूमध्य सागर
अटलांटिक महासागर में होती है, जहां आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो एक बात जान लीजिए, पश्चिमी अगर विक्षोभ जो वर्षा होती है, एक बात ये भी जान लीजिए कि भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो होने वाली वर्षा होती है, जहाँ वर्षा होती है, उससे एक फायदा और होता है कि गेहूं की कृषि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गेहूं के लिए अत्यधिक लाभकारी भी होता है, ये आप जानते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न की बात करें, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टियां। क्या है? रेगुर मिट्टियां। अब रेगुर मिट्टियां हैं तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। तो किसके कारण बेसाल्ट लावा का निर्माण हुआ है भाई? अगर देखा जाए तो आपसे पूछेगा कि रेगुर मिट्टी का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट का अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम चेरनोजेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे तो हम जानते हैं कि काली मिट्टी, कपास मिट्टी हमारे रेगुर मिट्टी को ही कहा जाता है, इतना तो जानते हैं। लेकिन जो गहराई से नहीं पढ़े हैं वो एक और मिट्टी होता है, मतलब एक मिट्टी और नाम पड़ा है तो रेगुर मिट्टी का, मतलब काली मिट्टी का ही एक और नाम है जिसका उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम मिट्टी बोला जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसी रेगुर मिट्टी का। तो रेगुर मिट्टी का कितने नाम? 3 नाम, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और चेरनोजेम मिट्टी। ठीक है, ये जान गए। ये बनता कैसे है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। और चलिए दक्कन पठार की बात करते हैं। दक्कन पठार के ऊपरी भाग में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में तथा कर्नाटक में ये मिट्टियां पाई जाती है। कौन मिट्टियां? रेगुर मिट्टियां, मतलब काली मिट्टियां। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे कि अच्छा ये बताइए, काली मिट्टी बताइए किस किस राज्य में मिलता है? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र में मिलता है, हमारा भाई मध्य प्रदेश में मिलता है, गुजरात में मिलता है और कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, ये तो हम जान गए कि इतने क्षेत्र हमको याद है। इसी जगह पे काली मिट्टी की जगह पे कपास मिट्टी दे देगा, तो ध्यान रखना होगा। और सवाल क्या बनता है कि काली मिट्टी जो है कौन से पठार में मिलता है? तो दक्कन के पठार के ऊपरी भाग में मिलता है, दक्कन के पठार के क्षेत्र में मिलता है। ये भी सवाल हो सकता है, ये हो सकता है ये सब ना दे राज्य के, अब पूछ दे कि कौन से पठार में होता है, तो दक्कन पठार में होता है, काली मिट्टी मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए 7वां प्रश्न क्या है, थोड़ी बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? बताइएगा, सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, भारत का पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा वन। समझ गए? बृहद क्षेत्र में, बड़े स्तर पर। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए सुनिए कि उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती है, जिसे हम पतझड़ वन भी कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक बृहद, बृहद बोलिए या सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्र में विस्तृत है, सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा पतझड़ वन, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन, इतना ध्यान रखना है। सौगान की बात करते हैं, सौगान तथा साल। सौगान तथा साल इन वनों में जो है महत्वपूर्ण वृक्ष है, मतलब इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो सौगान हो गया और साल, दो वृक्ष हो गए, और दो वृक्ष हो गए तो दो वृक्ष जो है इस वन में, कौन वन में? पतझड़ वन में। पतझड़ वन मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आपको सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा और महत्वपूर्ण आपको वृक्ष है ये साल और सौगान। ठीक है, क्लियर हो गए? और बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, एक तो शुष्क पर्णपाती वन जान गए, एक है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत जो है विस्तृत वाला वन है। ठीक है, मतलब आप समझ गए, वन है, जंगल है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं। तो आपसे पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक है, प्रथम स्थान रखता है और भारत में है, याद रखिएगा। और उष्णकटिबंधीय दूसरे नंबर का जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, विस्तार वाला क्षेत्र, वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन,
दूसरा है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये दोनों को सम्मिलित करके इसे मानसून वन कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, मानसून जंगल कहा जाता है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, देखिए 8वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा 8वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है। तो मुख्य फसलें उगाई जाती है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, खरीफ। क्या है? खरीफ, खरीफा भी बोल सकते हैं, खरीफ। तो धान ज्वार की बात होगी ना, तो खरीफ फसल होगा, जून जुलाई में वही उगाया जाता है। और रबी फसल क्या होगा? जिसमें गेहूं आ जाएगा। चलिए इसमें हम क्लियर करते हैं। तो सुनिए, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये अब भूलिएगा मत, आपसे भूलना माना है खरीफ और रबी में। सबसे बड़ा चीज है कि खरीफ फसल कब होगी? तो वर्षा के समय। अब वर्षा कब होती है? जून जुलाई में होती है। तो वर्षा ऋतु में जो उगाई जाएगी उसे खरीफ फसल कहेंगे। अब खरीफ फसल है मतलब वर्षा में क्या उगाते हैं आप, क्या रोपते हैं? तो अरे भाई, वर्षा होती है, धान का खेती शुरू होता है, क्योंकि धान में पानी की आवश्यकता होती है, तो वर्षा जरूरी है। और वर्षा ऋतु कब होती है? जून जुलाई में होती है, स्पेशल वर्षा ऋतु होती है। और वर्षा ऋतु के समय ही तो खरीफ फसल उगाए जाते हैं। और खरीफ फसल के अंदर क्या क्या आएगा? वो आता है हमारा, याद रखिएगा, चावल आ जाएगा, ज्वार आ जाता है, बाजरा आएगा, रागी आएगा, मक्का आएगा, जूट आएगा, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द बोलते हैं, ठीक है, और लोबिया आदि फसलें शामिल होती है। तो याद रखना है कि खरीफ फसल में सबसे इंपॉर्टेंट है धान। और धान है तो धान के साथ साथ कौन है? ज्वार है। ज्वार है तो बाजरा भी होगा, और बाजरा होगा तो मक्का भी होगा, मक्का होगा तो जूट की भी खेती होगी, और जूट की खेती होगी तो मूंगफली भी उगाया जाता है, और मूंग है तो कपास है, कपास है तो पटसन है, पटसन है तंबाकू है, तंबाकू है तो मूंग है, और उड़द और लोबिया भी इसी मौसम में उगाई जाती है, जून जुलाई के मौसम में बोई जाती है। और जून जुलाई के समय बोई जाएगी तो काटी कब जाएगी? ठंड के समय। ठंड के समय मतलब सितंबर अक्टूबर के समय, जब हमारा अंतिम होगा तब। तो शीत ऋतु जब चालू हो जाएगा उस समय कट जाएगा, और जब शीत ऋतु का खत्म होगा तो रग्बी का समय आ जाएगा। रग्बी का समय आएगा तो वो हो जाएगा, गेहूं आ जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बारे में पूछा कथन कौन सा सत्य है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। किसकी उपज होती है? काजू की होती है, इसकी अच्छी उपज होती है किसमें? लेटराइट मिट्टी में। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि लेटराइट मिट्टी जो है लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। कैसी होती है? लाल रंग की होती है। क्यों होती है लेटराइट मिट्टी लाल रंग की? क्योंकि उसमें लॉ ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लॉ ऑक्साइड होता है। लॉ ऑक्साइड का ही आयरन की मात्रा होती है। यह मिट्टी जो है लौह एवं एल्युमिनियम से जो है समृद्ध होती है। तो इसमें लेटराइट मिट्टी में पता है एल्युमिनियम होगा और लौह मतलब लोहा, आयरन सबसे ज्यादा होता है, समृद्ध होता है, इसमें मिला होता है, समृद्ध होता है इसमें। जबकि इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, जबकि चूना जैव की पदार्थ की कमी होती है। सुनिए, इतना तो हम जान गए कि लौह और एल्युमिनियम जो है इसमें समृद्ध होती है, मतलब मौजूद होती है। इसमें लेटराइट मिट्टी में हम जान गए। इसलिए और इसमें लाल रंग होने का कारण क्यों लाल क्यों दिखता है? क्योंकि ये लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम भी और आपका लौह भी मिला होता है। लेकिन इसमें जो है कमी किसकी किसकी होती है? तो बहुत सारे तत्व की कमी होती है, जिसमें जैसे कि लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, चूना की कमी होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती है, मतलब ह्यूमस जो है ह्यूमस की कमी होती है। तो याद रखना है, कमी अगर बोलेगा कि लेटराइट मिट्टी में कौन कौन कमी होती है, तो नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ ये सब बता दीजिएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? तो लौह ऑक्साइड है और एल्युमिनियम की मात्रा आपको मिलती है।
क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, जब ये लेटराइट मिट्टी में जब लौह ऑक्साइड है, एल्युमिनियम की मात्रा समृद्ध है, तो इससे एक फायदा क्या है कि यह मिट्टी में आपको काजू और कसावा, ठीक है, जिसे टेपी को बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा कसावा और काजू आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो काजू के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट मिट्टी की बात हो रही है, तो लेटराइट मिट्टी मिलेगा कहाँ? तो लेटराइट मिट्टी आपको हर जगह, आप जाइएगा, मान लीजिए उड़ीसा आप जाइए, उड़ीसा में वो भी पुरी जाइए, पुरी तरफ जाइएगा या उड़ीसा में जाइएगा ना, तो आपको उधर लेटराइट मिट्टी मिलेगा, क्योंकि उधर जब चिल्का झील तरफ जाइएगा घूमने उड़ीसा में, तो उधर आपको काजू के पेड़ मिलेंगे, तो उधर लेटराइट मिट्टी होते हैं। चलिए तब दिखाते हैं कहाँ-कहाँ मिलता है लेटराइट मिट्टी। जैसे हम काली मिट्टी का जाने, महाराष्ट्र सब जाने, उसी तरह लेटराइट मिट्टी का हम जानते हैं कि किस-किस राज्य में भारत का मिलता है। तो सबसे पहले तो आगे हमारा केरल में हो गया, लेटराइट मिट्टी मिलेगा। कर्नाटक में आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगा। कर्नाटक में काली मिट्टी भी मिलता है, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। आपको तमिलनाडु में मिलेगा लेटराइट मिट्टी, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा लेटराइट मिट्टी, उड़ीसा में भी मिलेगा लेटराइट मिट्टी, मैंने बताया भी, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा लेटराइट मिट्टी, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा लेटराइट मिट्टी, और आपको मेघालय में भी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। क्लियर हो गए? तो मेघालय हो गया, असम हो गया, असम के पहाड़ी क्षेत्र में ये मिलेगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब क्षेत्रों में आपको लेटराइट मिट्टी मिलती है। बस इतना ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए कि लेटराइट मिट्टी किस राज्य में मिलती है भारत के? तो भाई हम सबसे ज़्यादा जानते हैं आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु को जानते हैं, आंध्र प्रदेश को जानते हैं, तमिलनाडु को जानते हैं, और एक और जगह जानते हैं, कहाँ? उड़ीसा को जानते हैं। यहाँ जो है लेटराइट मिट्टी मिलती है। अब उड़ीसा को जानते हैं, पता है एमपी को भी तो जानते हैं हम, एमपी को भी तो हमको जानते हैं, तो वहाँ भी लेटराइट मिट्टी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपना केरल को है भूलेंगे, केरल में भी हम लोग के मतलब हमारा लेटराइट मिट्टी मिलता है ना? फन करिए। और जब तमिलनाडु पहुंच गया, आंध्र प्रदेश पहुंच गया, तो कर्नाटक के काहे छोड़िएगा, कर्नाटक में भी तो लेटराइट मिट्टी मिलता है, वहां भी मिलता है। अब वो मिल गया, तो असम पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ेंगे क्यों? भाई असम के पहाड़ी क्षेत्र में भी मिलता है लेटराइट मिट्टी, और असम है तो मेघालय का छोड़ दिएगा, मेघालय में भी मिलता है। क्लियर हो गए? भूलिएगा तो नहीं ना? नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न को थोड़ा ऊपर करिए। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो है बार-बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? क्यों आते हैं भाई बंगाल की खाड़ी में बार-बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो वो कारण है ऑप्शन नंबर ए, ये है अक्टूबर-नवंबर। अक्टूबर-नवंबर के समय आते हैं, तो इसके बारे में जानकारी लीजिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो उत्पन्न होता है, उसी को तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है? अब पता है कर्क रेखा, मकर रेखा तो हम जान गए। अब बात करते हैं जो भारत में क्यों आता है भाई? तो भारत में कब आता है पता है? जब मौसम लौटती है, जब मौसम लौटने का समय आता है। तो लौटते हुए मानसून, मतलब मानसून निर्वर्तन, मतलब याद रखना है कि भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून से अक्टूबर-नवंबर महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। कब होते हैं? बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कब? अक्टूबर-नवंबर में, मतलब लौटते हुए समय भारत में कब उत्पन्न होता है? जब मौसम लौटता है, और जब लौटता है तो अक्टूबर-नवंबर में लौटता है तो बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात होता है। और इस चक्रवात से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य जो है प्रभावित होते हैं। सोचिए बंगाल की खाड़ी में उठता है चक्रवात, तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलिए। ये करता हूँ छोटा-छोटा पार्ट करके 3-4 अपलोड कर देता हूँ क्या? तो चलिए आगे 10 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन के बाद अपलोड करते हैं, ऐसे करके हम आपको वीडियो डाल देते हैं, जिससे आपको आसानी से देखने को मिलेगा। ठीक है?